हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के सेकंड यूनिट के पेंडिंग टॉपिक्स कर रहे हैं। तो फर्स्टली हम कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आपने फर्स्ट ईयर में भी थोड़ा सा इसका बेसिक्स पढ़ा हुआ है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? देखिए, कोई भी हमारे पास डायनेमिक सिस्टम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को बताने के लिए जितने भी हमें इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ और कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम इज कॉल्ड इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज़ हमारे पास कोई पार्टिकल है जो कि स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग, अगर उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ओनली अगर वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 1। अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है तो प्लेन क्या होता है? 2 डिमेंशनल, सो दैट इज़ वाई डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 2। इन द सेम वे, अगर कोई पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है तो स्पेस 3 डिमेंशनल होता है, इसलिए उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3। क्योंकि अभी तक हमने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई उसके मोशन पे, तो जितनी भी डायरेक्शन में कोई पार्टिकल मूव कर सकता है वो टोटल जब हम उसका काउंट कर लेते हैं वो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे मोनोटॉमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए, पहले इसका एक बेसिक फॉर्मूला करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम का। डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो नंबर होता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 3n माइनस के। यहाँ पे F तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, n है नंबर ऑफ एटम्स और वी कैन से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, k यहाँ पे होता है इंडिपेंडेंट रिलेशंस जो पार्टिकल्स के बीच में होते हैं। अब k को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ k क्या है। देखिए, सपोज़ कोई पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई सिंगल पार्टिकल है वो स्पेस में मूव कर रहा है, और स्पेस में अगर मूव कर रहा है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3, बिकॉज 3 उसके पास डायरेक्शंस हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं उसके पास मोशन के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होना चाहिए। बट अगर मैं ये कह दूं कि वो पार्टिकल एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव नहीं कर सकता, अब उस पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, मतलब कॉन्स्ट्रेंट्स अप्लाई कर दिया, और वी कैन से कंडीशन अप्लाई कर दी कि इस एक्सिस के लॉन्ग वो मूव नहीं कर सकता, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो कितना डायरेक्शंस बची उसके पास? वाई और जेड कोऑर्डिनेट बचा, तो उस केस में उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट विल बी 2। मतलब इस टाइप से अगर हम किसी भी नंबर ऑफ पार्टिकल हमें किसी सिस्टम में पता हो और इंडिपेंडेंट रिलेशंस पता हो जो कि सिस्टम ओबे नहीं कर रहा, तो उसको हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे n है यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो k है यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट्स, और वी कैन से इंडिपेंडेंट रिलेशंस, तो वहाँ से जब हम 3n में से k को माइनस कर देंगे तो हमारे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्टली लेते हैं मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है हमारे पास। मोनोटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो मोनोटॉमिक गैसेस लाइक नियॉन, आर्गन, हीलियम, ये सब हमारे पास मोनोटॉमिक गैसेस है जिसमें ओनली 1 एटम होता है। अब देखिए, n की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1। अब कंडीशन अगर कोई अप्लाई नहीं कर रही, कोई हमने कंस्ट्रेंट्स अप्लाई नहीं किए सिस्टम पे, तो k की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फिर F की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी मोनोटॉमिक गैस के लिए? 3 × 1 मीन्स 3, क्योंकि k की वैल्यू तो 0 ही है। तो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है दैट इज़ इक्वल टू 3। सिमिलरली अब हम बात करेंगे डायटोमिक गैस के लिए। डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन है हमारे पास, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, जिसमें ऐसा गैस मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम्स हो, वो हमारे पास है डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल। अब देखिए, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल में क्या होगा? 3 तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। 3 डायरेक्शन है एक्स वाई जेड ना, प्लेन उसके स्पेस के अंदर, तो 3 ट्रांसलेशनल मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए। अब देखो, पार्टिकल
रोटेट कर रहा है, किस किस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, डायटोमिक है। तो सपोज उसको हम यहाँ से शो कर दें, ये जो दो डॉट्स यहाँ पे दिखा रखे हैं ना हमने ओ के पास, ये हमने डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स लिए, तो उसके दो एटम्स को शो किया हुआ है ये डॉट से हमने। अब देखिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो वो पड़ा ही है एटम, उनका जो बीच का डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो एक्स के अबाउट तो उनका रोटेशन नहीं हो सकता। अब रोटेशन किसके अबाउट होगा, वाई एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है, जेड एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। इट मीन्स द 3 ट्रांसलेशनल मोशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हुए एक्स वाई जेड की वजह से, और 2 रोटेशनल मोशन की वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, क्योंकि वो ओ वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है और ओ जेड के अबाउट भी। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम फिर इस केस में कितने हो जाएंगे, डायटोमिक के केस में 3 तो ट्रांसलेशनल मोशन की वजह से एंड 2 हमारे पास रोटेशनल मोशन वाले, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 5। अब इस फॉर्मूला में पुट करेंगे एफ इज इक्वल टू 3n माइनस के में, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 3 इंटू टू माइनस यहाँ पे अब कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशंस आती है ना, इंडिपेंडेंट रिलेशन है कि, तो अब एक्स के लॉन्ग मूव नहीं कर सकता। इट मीन्स रिस्ट्रिक्शन कहाँ लगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाली, एक के लॉन्ग लगी है रिस्ट्रिक्शन, तो के की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5। सो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगे 5। इन द सेम वे अब हम बात करेंगे ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल की। ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल मतलब जिसमें 3 एटम्स हो जिस मॉलिक्यूल में, इसका आप एग्जांपल ले सकते हो लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इनमें क्या है, हमारे पास 3 एटम्स हैं, SO2 2 ऑक्सीजन के 1 सल्फर का, ऐसे ही H2S में 2 हाइड्रोजन के 1 सल्फर का एटम, तो टोटल 3 एटम्स बन रहे हैं। अब 3 एटम्स जो हैं उनकी अरेंजमेंट देखिए कौन कौन सी पॉसिबल है, या तो तीनों एटम एक ही लाइन में पड़े हों, ये भी हो सकता है। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं लीनियर अरेंजमेंट। ये हमारा लीनियर मॉलिक्यूल होगा जब उसके तीनों एटम्स एक लाइन में पड़े हैं, या फिर एटम्स इधर उधर हो सकते हैं कहीं भी, वो जो कि लाइन में ना हो, तो वो हमारे पास होते हैं नॉन लीनियर टाइप का अरेंजमेंट। तो हम दोनों के लिए अलग से निकालेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। पहले हम बात कर रहे हैं लीनियर मॉलिक्यूल की। तो देखिए लीनियर मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा, एन की वैल्यू तो हमारे पास 3 है ही, क्योंकि 3 एटम्स हैं ट्राइएटोमिक गैस मॉलिक्यूल में। अब के की वैल्यू देखनी है क्या होगी, देखिए एक तो रहा ये 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस, एक ये जो सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस, जो लाइन पार्टिकल्स को और वी कैन से एटम्स को ज्वाइन करती है, उस लाइन के लॉन्ग कभी रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता। इट मीन्स ना तो फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल के बीच की जो लाइन है इसके लॉन्ग मोशन पॉसिबल है रोटेशनल, ना इसके लॉन्ग पॉसिबल है। तो 2 यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी ना, तो 2 एक्सिस के मतलब 2 लाइन इन दोनों के लॉन्ग, इन दोनों एक्सिस के अबाउट मोशन नहीं हो सकता, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं हमारे पास 3, तो एफ़ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ़ इज इक्वल टू 3n माइनस के था, एन की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो 3 इंटू 3 माइनस 2, 3 3 ज़ार 9 माइनस 2 7। तो इस केस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएंगे 7। ओके, अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की। नॉन लीनियर में देखिए ना तो इस देखिए मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, ना तो इस वाली लाइन के लॉन्ग मोशन रोटेशनल मोशन हो सकता है, क्योंकि ये वाली लाइन इन दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन कर रही है, ना इस लाइन के लॉन्ग हो सकता है और ना ही इस लाइन के लॉन्ग हो सकता है। तो जो लाइन पार्टिकल्स को ज्वाइन करती है उस लाइन के लॉन्ग मोशन रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ कि के की वैल्यू नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए हो जाएगी 3, क्योंकि ये 3 एक्सिस के लॉन्ग, ये वाले 3 के लॉन्ग मोशन पॉसिबल नहीं है रोटेशनल मोशन। अब एन की वैल्यू क्या है 3 है, तो एफ वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे 3 इंटू 3 बिकॉज ट्राइएटोमिक है ये, और माइनस 3 3 3 ज़ार 9 माइनस 3 6। तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा
6। मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3, डायटोमिक के लिए 5, ट्रायटोमिक लीनियर के लिए 7, ट्रायटोमिक नॉन लीनियर के लिए 6। ओके, तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। देखिए, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी नाम से पता चल रहा है एनर्जी के इक्विपार्टीशन का लॉ, मतलब कि एनर्जी का इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने का लॉ। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी सिस्टम जब थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो जो टोटल एनर्जी होती है उसकी वो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो अब देखिए कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितने मतलब डायरेक्शंस पॉसिबल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने पॉसिबल होते हैं स्पेस के अंदर, 3, क्योंकि कोई गैस मॉलिक्यूल्स हैं जो वो किसी भी कंटेनर में गैस फिल्ड है तो वो 3 डायरेक्शन ही मिलेंगी उनको तो मूव करने के लिए, एक्स या वाई या जेड। अब हमने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम में अगर बात करें तो कितना मतलब कि एनर्जी होगी, तो वो कितनी रह जाती है, हाफ के टी, क्योंकि टोटल हमें पता है कि एनर्जी जो होती है मॉलिक्यूल्स की थर्मल इक्विलिब्रियम में वो होती है हमारे पास 3/2 के टी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी ये कहता है कि टोटल का इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा डिफरेंट डायरेक्शन में। 3 डायरेक्शंस हैं, एनर्जी है 3/2 के टी टोटल, तो एक डायरेक्शन में कितनी होएगी, 3/2 के टी का 1/3 कर देंगे तो दैट बिकम्स हाफ के टी। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन है कि फॉर एनी सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी। इसका हम प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। अब इसके प्रूफ पे आते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो मीन काइनेटिक एनर्जी होती है ना मॉलिक्यूल्स की टी टेम्परेचर पे, वो हमें पता है 3/2 के टी होती है। और अगर एनर्जी के फॉर्मूले की जस्ट बात करते हैं तो दैट इज़ हाफ mc²। सी यहाँ पे स्पीड को बता रहे हैं मॉलिक्यूल्स की। एक्चुअली 3 डायरेक्शन पॉसिबल है, तो जो सी है ना यहाँ पे, ये तीनों डायरेक्शंस में एनर्जी का एवरेज है। तो c² इज इक्वल टू है u² + v² + w²। ये u v w क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो स्पीड की बात कर रहे हैं वो u है, y के लॉन्ग v है, z के लॉन्ग w है। ओके, अब एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस तो इक्विवेलेंट है, उनमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। तो मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होगी ना 3 एक्सिस के अबाउट, वो इसका मतलब इक्वल होएगी। अब इक्वल है तो इसका मतलब u², v², w², इन ये तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल हैं। अब देखिए, अगर u² v² के इक्वल है और w² के इक्वल है, तो अगर हम इन तीनों के साथ हाफ m मल्टीप्लाई कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता तीनों में, तो हाफ m तीनों के साथ लिख दिया हमने फैक्टर। अब जो हाफ mc² है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो तीनों डायरेक्शन का एवरेज था ना हमारे पास। इसका मतलब अगर एक डायरेक्शन की एनर्जी की बात करें हाफ mu², तो उसका हमें क्या लेना पड़ेगा, उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका मतलब ट्रिपल ले लेंगे, तो वो हमें टोटल एनर्जी देगा हाफ mc²। इन द सेम वे आप ट्रिपल कर सकते हो हाफ mv² का, या फिर ट्रिपल कर सकते हो हाफ mw² का, तो वो किसके इक्वल है, 3/2 के टी के। तो यहाँ इस रिलेशन से हमें बिल्कुल क्लियर कट पता चल रहा है कि हाफ mv² जो है ये किसके इक्वल बचेगा, फिर ये इतना हाफ के टी के, क्योंकि 3 तो कैंसिल हो जाएंगे। ऐसे ही 3 इधर से भी कैंसिल, हाफ mv² किसके इक्वल है, हाफ के टी के। सिमिलरली हाफ mw² इक्वल है हाफ के टी के। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी हमें पता चलता है यहाँ से कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज़ हाफ के टी, दैट विल बी सेम इन ऑल द डायरेक्शंस। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, चाहे वो ट्रांसलेटरी हो चाहे वो रोटेटरी हो, लेकिन हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो एनर्जी होती है दैट इज़ इक्वल्स टू हाफ के टी। यही हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कहता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। अब हम इस पे आते हैं। स्पेसिफिक हीट होती क्या है, पहले हम ये बात करेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, फिर उसके टाइप्स पे आएंगे। देखिए, स्पेसिफिक हीट
वो हीट की अमाउंट है जो कि किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास को चाहिए होती है ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन रेज हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। और अगर हम बात करें मोलर स्पेसिफिक हीट की, तो उसमें हम 1 मोल की बात करते हैं कि जब 1 मोल सब्सटेंस का लिया हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जितनी हीट की अमाउंट की रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास हो जाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट में हम 1 मोल लेते हैं सब्सटेंस का। बाकी डेफिनेशन सेम है स्पेसिफिक हीट की। देखिए मोलर स्पेसिफिक हीट जो है ये 2 टाइप्स की होती है। एक तो होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CV एंड CP। स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे हम पहले। देखिए ये वो हीट की अमाउंट है जो हमें चाहिए होती है किसी सब्सटेंस का, जब हम गैस का 1 मोल लें उसका टेम्परेचर 1 केल्विन रेज करने के लिए एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बस कंडीशन क्या आ जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट की सेम डेफिनेशन यहाँ आएगी, बट साथ में क्या है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। और सिमिलरली CP के लिए एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसके जो यूनिट होते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट के वो होते हैं जूल पर मोल पर केल्विन, चाहे वो CP है चाहे वो CV है। और अब हम आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। और नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो है स्पेसिफिक हीट। हम डिफरेंट गैसेस की लाइक मोनोटोमिक, डायटोमिक, ट्रायटोमिक, उसकी कैसे फाइंड आउट करनी है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।